ओके स्टूडेंट, 12th क्लास केमिस्ट्री में हम स्टडी कर रहे हैं अपनी थर्ड यूनिट काइनेटिक्स, और काइनेटिक्स के अंदर ही हम स्टडी करने जा रहे हैं अपनी फर्स्ट टॉपिक। देखो इस रिएक्शंस को हमने थर्ड, जो अपनी पूरी यूनिट है इसको थर्ड पार्ट के अंदर डिवाइड करके स्टडी करेंगे, और इस 3 पार्ट में से फर्स्ट 1 पार्ट हम रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करने जा रहे हैं। अगर हम बात करें, देखो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या है। रेट का मीनिंग हमने स्पीड रिएक्शन की फाइंड आउट करनी है, और स्पीड का मतलब क्या होगा, अगर कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो कितने टाइम में कितना प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया या कितना रिएक्टेंट डिक्रीज हो गया। तो सिंपली अगर हमने इस रेट ऑफ रिएक्शंस को डिफाइन करना है तो रेट ऑफ रिएक्शंस ये भी कर सकते हैं हम। रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगी, disappearance of reactant with time, या ये कह दें हम फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम। अब कितना डिसअपीयरेंस या डिसअपीयरेंस का मतलब कितना आपका कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट हो रहा है टाइम के साथ, उसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शंस। या कहें कि कितना प्रोडक्ट बन रहा है विद टाइम, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शंस। अब देखो डिसअपीयरेंस या कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट है, वो डिक्रीज इन रिएक्टेंट कितना हो रहा है, और यहां हम रेट को अगर मेंशन करें किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, यहां रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कंसंट्रेशन। अब कितनी कंसंट्रेशन आपकी चेंज हो रही है विद टाइम, तो वो क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शंस। क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शंस। तो रेट ऑफ रिएक्शंस को ये भी कह सकते हैं हम डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम। और अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो फॉर्मेशन की जगह ये भी राइट कर सकते हैं इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम, कि टाइम के साथ कितनी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही है, या हम ये कहें कि टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी डिक्रीज हो रही है। इन दोनों को डिक्रीज और इंक्रीज के लिए ये ध्यान रखना है, रिएक्टेंट के लिए डिक्रीज वर्ड यूज करेंगे, प्रोडक्ट के लिए हम इंक्रीज, क्योंकि हम रिएक्टेंट रॉ मटेरियल यूज करते हैं और प्रोडक्ट जो नया बना वो जैसे जैसे टाइम होता जाता है तो रिएक्टेंट किस में बदल रहा है, प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट का तो अमाउंट बढ़ता जाएगा, इसलिए हम लिखते हैं इंक्रीज इन प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट बदल रहा है तो रिएक्टेंट की मात्रा क्या होती जाएगी, कम, और रिएक्टेंट कम होगा तो क्या लिखते हैं, डिक्रीज। अब इसको मैथमेटिकली हमने कैसे राइट किया था, देखो अगर हमने राइट करनी है रेट ऑफ रिएक्शन तो इसके लिए राइट करते हैं। देखो अगर हम रिएक्टेंट की टर्म में लिखेंगे कितना डिक्रीज हो रहा है, इस डिक्रीज के लिए हम यूज करते हैं यहाँ नेगेटिव साइन। ना कल भी एक्सप्लेनेशन किया था, क्योंकि कोई भी रेट नेगेटिव में तो हो ही नहीं सकती, और टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, लेकिन किसी चीज की स्पीड या तो होगी या होगी नहीं, इसलिए हम अपनी कन्वेंशन के लिए पॉजिटिव बनाते हैं, और उस पॉजिटिव बनाने के लिए डिक्रीज के लिए क्या करते हैं हम, नेगेटिव। अब कितनी डिक्रीज हुई कंसंट्रेशन, तो चेंज इन कंसंट्रेशन के लिए R2 माइनस R1 अगर हम मान लें, और टाइम के लिए अगर T2 माइनस T1, तो ये क्या आ जाएगी आपकी, कितनी कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज होगी है। देखो हम रिएक्टेंट मान रहे हैं, जब अपना टाइम T1 था तो कंसंट्रेशन R1 है, जब टाइम T2 हो जाएगा तो कंसंट्रेशन क्या होगी है, R2। अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है, जो T1 टाइम है तो प्रोडक्ट अपना P1 है, और T2 टाइम होगा तो प्रोडक्ट कितना बन गया अपना P2। और कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बार बार कंसंट्रेशन वर्ड लिखने से बचने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे थे, तो हमने रिएक्टेंट की फाइनल माइनस इनिशियल और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज कर दिया।
तो ये अपनी क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम। और अगर यही हम प्रोडक्ट की टर्म में लिखें तो इंक्रीज के लिए क्या यूज करेंगे, देखो यहाँ पॉजिटिव साइन, और अपनी T2 टाइम पे कंसंट्रेशन क्या है प्रोडक्ट की, P2, और इनिशियल कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में कितनी है, P1। टाइम कितना चेंज हो गया T2 से T1, तो क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। और कंसंट्रेशन के लिए क्या यूज करते हैं हम, स्क्वायर ब्रैकेट। तो इस फॉर्म में भी हम क्या राइट कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस। तो ये फॉर्मेट की फॉर्म में याद रखना है, रिएक्टेंट के आगे माइनस साइन, माइनस किसको इंडिकेट कर रहा है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम। यहाँ प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है, प्लस मींस इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम। जैसे टाइम चेंज हुआ तो कितनी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की इंक्रीज होगी है। तो ये तो जनरल फॉर्मेट आपने याद रखना है। अब देखो किसी रिएक्शन के लिए हमें रेट ऑफ रिएक्शंस रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों के लिए राइट करनी है, तो कैसे राइट करेंगे, यही अगर हमने रेट ऑफ रिएक्शंस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के लिए राइट करनी है तो किस फॉर्म में राइट करेंगे, देखो ये तो हमारी क्या इंडिकेट करी है, कितना डिक्रीज हो गया है, कितना इंक्रीज हो गया है, और इस चेंज के लिए कितनी चेंज हुआ, चेंज के लिए हम वर्ड यूज कर लेते हैं डेल वर्ड्स। देखो कितनी रेट आपकी चेंज हुई। अगर हमने रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करनी है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो हम मिस्टेक कर देते हैं आपने वो मिस्टेक भूलकर भी नहीं करनी है, माइंड में फिक्स रखना है। जब आपसे ये पूछा जाए, कोई भी रिएक्शन दे दी, लेट हमें फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन आपको दे दी है, और ये रिएक्शन लेट आपको ये में दे दी, लेट यही हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये डिकम्पोज होके आपको दे रहा है वाटर प्लस ऑक्सीजन। इसके 2 मॉलिक्यूल हम यूज कर रहे हैं तो 2 ये बनेगा और एक मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, ऑक्सीजन। ओके, अब इस केस में हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है। जब आपसे देखो ये पूछी जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, तो हम रिएक्टेंट की टर्म में भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट की टर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यूनिट कंसंट्रेशन के लिए राइट करते हैं। जब सभी की केस में लिखना हो तो आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी आपकी सब रिएक्टेंट प्रोडक्ट की केस में इंक्लूड करके लिखे। तो कैसे राइट करेंगे, देखो उस केस में हमने यूनिटरी फैक्टर को ध्यान रखना है कि यूनिट कंसंट्रेशन यूनिट मोल के लिए कैसे डिक्रीज इंक्रीज हो रही है। तो आपका ये रिएक्टेंट है, ये दोनों प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट रिएक्टेंट के केस में हमें ध्यान रखना है, रिएक्टेंट के लिए डिक्रीज लिखते हैं कि टाइम के साथ कितनी डिक्रीज होगी है। अब कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, किसकी यूज करें हम, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, विद टाइम। अब देखो जो R2 माइनस R1 हमने यूज किया, इस डिक्रीज के लिए हम डेल R यूज कर सकते हैं, ये जो यूज किया हमने डेल P यूज कर सकते हैं। टाइम के लिए क्या यूज करेंगे, डेल T। तो ये अभी आपका फॉर्मूला बन गया। तो इसी तरह से अगर हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए कितना चेंज हुआ उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, या डेल, जब भी आपको इनिशियल फाइनल्स गिवन नहीं है, विद टाइम डेल T। लेकिन ये ध्यान रखना है पूरी रिएक्शंस के लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, तो आगे जो कोफिशिएंट है यूनिटरी फैक्टर बनाने के लिए इसको 1/, में लेके आना है आपने। सेम केस में अगर इसके लिए लिखे, देखो ये सारे आपस में इक्वल होंगे, अगर किसी के लिए मेंशन नहीं कर रखा है तो सब रिएक्टेंट प्रोडक्ट के लिए राइट करते हैं। यहां हमने रेट ऑफ रिएक्शन राइट करनी है, तो पर यूनिट के लिए निकालने के लिए 2 मोल्स के लिए तो 1 मोल के लिए निकालेंगे। तो जो भी कोफिशिएंट आपको इंटीजर दे रखा है उसको 1/, में राइट करेंगे। नेगेटिव साइन लगाया क्योंकि ये रिएक्टेंट है। अब इसी केस में अगर प्रोडक्ट का लिखना है तो इक्वल रहेगा ये, क्योंकि जिस रेट से रिएक्टेंट यूनिट कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है उतनी ही रेट से प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज। इसलिए दोनों की रेट क्या रहेगी, इक्वल।
तो यहाँ जो रेट हमने राइट की इन केस ऑफ रिएक्टेंट, सेम राइट करेंगे इन केस ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, इसलिए प्लस साइन यूज करेंगे। और यहाँ प्लस साइन के साथ हमने वाटर की कंसंट्रेशन कितनी इंक्रीज हो रही है, चेंज के लिए डेल वर्ड, टाइम के लिए। अब यहाँ कोफिशिएंट जो 2 है वो भी हमने किसमें लेना है, यूनिटरी फैक्टर बनाने के लिए 1/। तो ये क्या हो जाएगी आपकी डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम, क्या होगी रेट ऑफ रिएक्शंस। या प्रोडक्ट की टर्म में लिखेंगे तो कितनी रेट ऑफ फॉर्मेशन हो रहा है प्रोडक्ट, वो भी क्या होगी रेट ऑफ रिएक्शन। सेम अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तो उनको भी हम इक्वल वे में ही राइट कर सकते हैं। ये भी आपका प्रोडक्ट है तो हम क्या यूज करेंगे प्लस साइन। चेंज के लिए हम डेल वर्ड, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, चेंज इन टाइम। देखो यहाँ कोफिशिएंट कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1, और 1 को अगर 1/1 लिखें तो भी आपका कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो आप 1/1 लिखें चाहे ना लिखें तो दोनों क्या है सेम। तो ये तो था हम रेट ऑफ रिएक्शंस किसी भी कंप्लीट रिएक्शंस के लिए कैसे राइट करेंगे। लेकिन यहां ध्यान देना, रेट ऑफ रिएक्शन जनरल पढ़ लिया हमने, लेकिन यही आपसे ये पूछ ले कि फाइंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यानी रिएक्टेंट की रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालो। तो हमने कोफिशिएंट को यूज नहीं करना है, सिंपल कैसे राइट करेंगे हम, डिक्रीज तो लिखेंगे या माइनस साइन, ये हो जाएगा नेगेटिव में, और यहां लिखेंगे डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड विद डिक्रीज इन या विद चेंज इन टाइम। तो ये हो जाएगी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। लेकिन जब कंप्लीट रिएक्शंस के लिए आपने रेट राइट करनी हो, रेट ऑफ रिएक्शंस, तो यूनिटरी फैक्टर में लिखेंगे, यानी पर मोल के लिए कितना चेंज हो रहा है टाइम के साथ। इसलिए आगे जो भी कोफिशिएंट दे रखा है उसको 1/, में लिखेंगे, और दे ही 1 मोल के लिए रखा है तो हम यू का यू राइट करेंगे। लेकिन जब रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस पूछ रखा हो, रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछ रखा हो आपसे, जैसे ये कहे कि राइट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, या आपसे कहे कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन निकालो, तो हम इस केस में भी कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो अगर ये अपना प्रोडक्ट है तो यहां हम क्या यूज कर लेंगे प्लस साइन, और साथ में क्या लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर विद टाइम, या राइट करेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विद टाइम। ये आपने अच्छे से समझ लेना है, गलती नहीं करनी है। रेट ऑफ फॉर्मेशन या कंजम्पशन पूछे, डिसअपियरेंस पूछे, तो हमने सिंपल मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज कैसे वेरी कर रही है वो रिप्रेजेंट करनी है। लेकिन जब रेट ऑफ रिएक्शन पूछे तो हम कोफिशिएंट्स को यूज करके, बैलेंस इक्वेशंस को यूज करके यूनिटरी फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे, और फिर इजीली क्या फाइंड आउट करेंगे हम रेट ऑफ रिएक्शंस या कंसंट्रेशन ऑफ एनी अदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। देखो इसी को यूज करके हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि यूनिट लिखो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी। देखो सिंपल अगर आपसे ये पूछ ले अभी यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस की, रेट ऑफ रिएक्शंस की यूनिट लिखो, तो रेट ऑफ रिएक्शंस को जैसे अभी हमने राइट किया था, देखो यहां रिएक्टेंट की टर्म में भी लिख सकते हैं डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम, या ये लिख सकते हैं इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम। तो एक्चुअल में देखो ये तो इंक्रीज और डिक्रीज को रिप्रेजेंट करे कि रिएक्टेंट की कितनी डिक्रीज होगी, प्रोडक्ट की कितनी इंक्रीज होगी। तो यूनिट में जब भी हमने राइट करना है तो हमें तो क्या यूज करना है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, चाहे वो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की है चाहे कंसंट्रेशन किसकी है प्रोडक्ट की है। और रेट के लिए हमेशा किस में लिखते हैं यूनिटरी फैक्टर में लिखेंगे हम कि पर यूनिट में कितना हो रहा है। तो देखो सिंपली अगर यूनिट हमने राइट करनी है तो यूनिट क्या हो जाएगी कंसंट्रेशन अपॉन टाइम।
अब जनरली कंसंट्रेशन को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? मोल पर लीटर में। देखो कंसंट्रेशन की अगर बात करें हम तो जनरली किस में लेते हैं? मोल पर लीटर, मोलरिटी में एक्सप्लेन करते हैं। और टाइम को किस में एक्सप्लेन करते हैं? स्टैंडर्ड यूनिट है तो सेकंड, मिनट में, आवर में जो भी दे रखा हो यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट क्या है आपकी? सेकंड। इसलिए हम देखें अगर यूनिट क्या हो जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन के लिए? मोल पर लीटर पर सेकंड। ये रेट ऑफ रिएक्शंस की यूनिट हो जाएगी आपकी क्या? मोल पर लीटर पर सेकंड। ये ध्यान रखना है। बाई चांस देखो कोई भी आपकी रिएक्शंस है वो प्रेशर की टर्म में भी रिएक्टेंट मिल सकते हैं। जैसे आपको नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड दे दिया हो, N2O5 दे दे, तो इस फॉर्म में आप कैसे निकालेंगे? देखो अगर कोई गैसेस कंडीशन दे रखी है और गैसेस कंडीशन में हम रेट ऑफ रिएक्शंस कैसे निकालेंगे? अगर आपको किसमें दे रखा है? गैसेस रिएक्शन दे रखी है, तो गैसेस रिएक्शंस में जो कंसंट्रेशन की जगह हम क्या वर्ड यूज करते हैं? प्रेशर। और प्रेशर को किस में मेजर करते हैं? हैज ए स्टैंडर्ड यूनिट हम एटमॉस्फेयर में। अब देखो हमें आइडियल गैस इक्वेशन पता है। आइडियल गैस इक्वेशंस क्या है? एन आर टी किसके बराबर है? पीवी के बराबर। अब हमें प्रेशर की यूनिट निकालनी है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? N/V RT। अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात करें, देखो इसी से कैलकुलेट कर लेंगे हम ये कहें कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आर आपका गैस कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट टर्म, तो इस केस में N/V क्या होगी आपकी? कंसंट्रेशन। तो यहां जो हम कंसंट्रेशन वर्ड यूज करें तो ये भी बोल सकते हैं, देखो आर और टी कांस्टेंट है, पी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो ये भी राइट कर सकते हैं। N/V की जगह क्या राइट करें? C, तो ये हो जाएगा P/RT। और किसी पार्टिकुलर गैस के लिए अगर पार्शियल प्रेशर P कैलकुलेट करना है हमें, तो हम कंसंट्रेशन के इक्वल कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे पार्शियल प्रेशर निकालना हो तो गिवन गैस के नंबर ऑफ मोल टोटल इनटू टोटल प्रेशर से कर लेते हैं। तो ये दोनों टर्म तो कांस्टेंट हो गए, तो आपकी कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या हो गया? प्रेशर। तो यहां जो हम वर्ड यूज करें देखो मोल पर लीटर, इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं हम? एटमॉस्फेयर से। तो गैसेस कंडीशन अगर आपकी कोई रिएक्शन है और इस केस में आपने रेट ऑफ रिएक्शंस के लिए यूनिट राइट करनी है, तो यूनिट क्या हो जाएगी आपकी? एटमॉस्फेयर पर सेकंड या पर मिनट। तो अगर आपकी गैसेस कंडीशन में है तो क्या हो जाएगी? एटमॉस्फेयर पर सेकंड। और अगर एक्वा सॉल्यूशंस की कंडीशंस में कोई भी मेंशन कर रखा है या कोई सॉल्यूशंस की फॉर्म में है तो क्या लिखेंगे? यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड। और अगर गैसेस में तो क्या लिखेंगे? एटमॉस्फेयर पर सेकंड स्टैंडर्ड यूनिट। बाकी एटमॉस्फेयर की जगह हम बार भी यूज कर लेते हैं ना, तो बहुत सारी यूनिट है प्रेशर की जो हमने सॉल्यूशन यूनिट में भी स्टडी की थी। और सेकंड की जगह कई बार मिनट भी यूज कर लेते हैं, आवर भी यूज कर लेते हैं ना, स्टैंडर्ड ना यूज करके। तो वो आपने ध्यान रखना है, हमने कंसंट्रेशन अपॉन टाइम या प्रेशर अपॉन टाइम की टर्म में हम क्या निकाल सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन के लिए यूनिट। अब देखो इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं या हम किसी रिएक्शंस की रेट कैसे फाइंड आउट करें, तो सिंपली पहले देख लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शंस है हम टू वे से फाइंड आउट करते हैं। यानी रेट ऑफ रिएक्शंस एक तो क्या होगी आपकी? एवरेज रेट निकालें कि आपने स्टार्टिंग में टाइम नोट कर लिया और फिर रिएक्शंस कंप्लीट होने की थी तब हमने टाइम नोट कर लिया। तो रेट ऑफ रिएक्शंस को हम टू फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं। एक हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यानी एवरेज निकालना है आपने। सिर्फ इनिशियल फाइनल दो टेम्परेचर कंसंट्रेशन आपको मेंशन दे दिए, प्रेशर दे दें चाहे आपकी कंसंट्रेशन। एक हम निकालते हैं इंस्टेनियस रेट, इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस।
तो देखो सबसे पहले तो इसका मीनिंग पता होना चाहिए हमें। अगर एक पर्टिकुलर टाइम गैप के बाद कुछ मिनट कि 5 मिनट पे रिएक्शन में ये प्रोडक्ट बना था, 10 मिनट के बाद कितना बनेगा, तो ऐसे एक पर्टिकुलर टू टाइम आपको मेंशन है, तो इस केस में तो हम निकालते हैं एवरेज रेट। और अगर इंस्टेंटेनियस रेट निकालनी हो तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपकी रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, आपने रिएक्टेंट को मिक्सअप कर दिया और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, आपने रिएक्शन चाहे कितने टाइम पे स्टार्ट की, कभी कंप्लीट होने वाली है, लेकिन इन बिटवीन कोई भी एक टाइम दे दे आपको कि रेट फाइंड आउट करो, तो क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट। यानी एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड आउट करने के लिए हम ग्राफ ड्रा करते हैं, टाइम के साथ कैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वेरी कर रही है, या हम ये कहें कि आपकी टाइम के साथ कैसे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वेरी कर रही है। दोनों के केस में हम क्या निकाल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस, क्योंकि अभी देखो हमने स्टडी किया था चेंज इन कंसंट्रेशन, चाहे रिएक्टेंट की है चाहे प्रोडक्ट की, विद टाइम वो हमें क्या देगी, रेट ऑफ रिएक्शंस की किस रेट से टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है वो। अब देखो अगर रिएक्टेंट के केस में देखें तो जैसे ही हम रिएक्टेंट या मान लो हमने टाइम गैप मान ले 1 2 3 4 5 6 है ना, ये हमने टाइम लेट मान लिया है मिनट के अंदर, और यहाँ कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में मेंशन कर रहे हैं, और यहाँ हम कंसंट्रेशन की यूनिट ले लेते हैं। देखो वैसे हम कितनी भी ले सकते हैं, हम ले लिया 0.51, फिर हो जाएगा आपका 1.52 और 2.5 मोलर। हमने मोलर में कंसंट्रेशन ले ली है, मिनट में टाइम ले लिया है। हम देखें कि टाइम के साथ कैसे कंसंट्रेशन वेरी कर रही है, अगर हमने नोट करना है तो हम ये देखें कि एक बार हमने 2 मिनट्स पे 1 मिनट्स पे टाइम को हम नोट करते जा रहे, और हमें जो यहाँ ग्राफ मिला वो ग्राफ ऐसे स्लोपिंग ग्राफ मिलेगा हमें, क्योंकि हम ये देखेंगे, देखो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि रिएक्टेंट अगर कोई भी रिएक्शंस कंसीडर करें तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। और जैसे जैसे हम ये देखें कि जब टाइम आपका T1 था तो कंसंट्रेशन R1 थी, और जैसे ही आपका टाइम T2 हो गया तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, R2। और हमें पता है कि R2 हमेशा क्या होगी, लेसर देन R1, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये आपकी P1 थी, ये P2 थी कंसंट्रेशन। तो जैसे जैसे टाइम प्रोसीड हो गया तो रिएक्टेंट तो कंज्यूम हो रहा है, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज। ऐसे देखो अगर ग्राफ में हम देखें, अगर हम यहाँ नोट करें कि आपकी इस पे देख ले, सिंपल हमने इन बिटवीन 1.5 मिनट्स पे देख लिया, तो आपने इस ग्राफ को यहाँ देखें तो इस टाइम इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, 1.5। फिर कहें कि हमने तो 3 पे देखना है जी, 3 मिनट पे कितना था, तो 3 मिनट पे इसका ग्राफ क्या आ जाएगा, इन बिटवीन 0.5 और 1 के। तो ये जो अपना ग्राफ में यहाँ जो कंसंट्रेशन आ रही है, ये मान लो अपनी कंसंट्रेशन क्या थी, इनिशियल, ये टाइम है, ये T1 टाइम है, और ये टाइम क्या है, T2। तो T1 पे कंसंट्रेशन ये कितनी होगी अपनी R1, और T2 पे कितनी कंसंट्रेशन होगी, R2। तो देखो टाइम के साथ कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और जब भी हमने एवरेज रेट निकालनी है तो एवरेज रेट तो निकालते हैं कि टाइम गैप के दौरान इतने टाइम में कितनी कंसंट्रेशन चेंज होगी है। तो इस केस में अगर हमने फाइंड आउट करनी है या एवरेज रेट, तो एवरेज रेट तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो हम यहां से अपने क्वेश्चन बनते हैं, देखो थोड़ा ध्यान से समझना है। अगर हमने यहाँ एवरेज रेट फाइंड आउट करनी है, मैं एवरेज रेट के लिए AVG नोट कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे एवरेज रेट मीन्स टाइम गैप के लिए रिएक्टेंट का है तो नेगेटिव साइन, यानी कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई R2 से R1,
कितने टाइम में चेंज हुई, T2 से T1। और कंसंट्रेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। और नेट चेंज के लिए क्या लिखते हैं, डेल। डिक्रीज यूं का यूं रखना है आपने, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम, यानी एवरेज के लिए हम डेल वर्ड यूज करेंगे। कैसे निकालेंगे, जो भी टाइम गैप आपको दे रखा है, ग्राफिकली निकालना हो, चाहे आपको वैल्यू दे रखे हैं तो ग्राफ ड्रा करना ही नहीं। एक याद रखना, रिएक्टेंट का टाइम के साथ ये नेगेटिव ग्राफ आ रहा है आपका, डाउनवर्ड स्लोप आएगा। इसी केस में अगर हमने निकालनी हो या इंस्टेनियस रेट, इंस्टेनियस रेट का मीनिंग है पार्टिकुलर इंस्टेंट पे आपने रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। लेट आपको ये कह दे कि आपने 2 मिनट पे टाइम दे दिया आपका कि जब 2 मिनट थी तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, तो आपने क्या करना है, ये 2 मिनट्स वाला लाइन ग्राफ को कहां कट कर रही है, यहां इस ग्राफ के ऊपर आपने टेंजेंट ड्रा कर देनी है। और ये टेंजेंट आपने एक्सटेंड कर देनी है जहां ये टाइम और कंसंट्रेशन को मैच कर रही है। अब इस केस में यहां एक एंगल बन रहा है, तो यहां जो टेंजेंट्स होगी आपकी, यानी अगर आपने इंस्टेनियस रेट फाइंड आउट करनी है तो इंस्टेनियस रेट किसके बराबर होगी, टेंजेंट स्लोप के बराबर होगी। और रिएक्टेंट के केस में तो स्लोप कैसा आएगा हमारा, नेगेटिव, डाउनवर्ड आ रहा है। तो इसी केस में अगर निकालनी है हमने और मैथमेटिकली राइट करेंगे हम, तो ये देखो आपकी, अगर यहां से लेके यहां तक आपका टाइम, और ये क्या होगी, कंसंट्रेशन। देखो इसको हम इनिशियल O मान लेते हैं, ये A आपका, ये क्या है B। तो tan थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी BO अपॉन A हो जाएगा। BO क्या है आपकी कंसंट्रेशन और AO क्या है टाइम। और इंस्टेनियस रेट के लिए यहां हम नेगेटिव साइन तो यूज करेंगे, क्योंकि रिएक्टेंट के केस में यहां स्मॉल d यूज करनी है आपने। ये ध्यान रखना है कि इंस्टेनियस रेट मींस रेट ऑफ रिएक्शन एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है हमें कि इंस्टेनियस रेट क्या है या एवरेज रेट क्या है। तो इंस्टेनियस रेट तो क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन एट ए इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये तो क्या हो जाएगी आपकी, रेट ऑफ रिएक्शन एट पार्टिकुलर टाइम या पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। और ये अगर एवरेज रेट आपसे पूछी जाती है तो ये पूछेंगे कि विद टाइम, इनिशियल और फाइनल टाइम के साथ कितनी रेट वेरी कर रही है, कितनी कंसंट्रेशन चेंज कर रही है। हम एवरेज को रिप्रेजेंट करने के लिए डेल वर्ड यूज करेंगे और इंस्टेनियस रेट यानी स्मॉल चेंज के लिए क्या यूज करेंगे, डी। इंस्टेनियस रेट सिर्फ ग्राफिकली कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे करेंगे, बाय ड्रॉइंग द टेंजेंट्स ऑन द स्लोप ऑफ ग्राफ। सेम केस हम किसके केस में कर सकते हैं, देखो प्रोडक्ट के केस में भी हमें पता है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, तो अपना ग्राफ इस तरह से अपवर्ड आएगा। इस केस में अगर आपको टाइम गैप दे दे, फर्स्ट या 1 मिनट पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, ऐसे इसको भी टाइम को देखो हम मिनट में ही कंसीडर कर लेते हैं, कंसंट्रेशन को भी मोलर में ही कंसीडर कर लेते हैं। मोलर मीन्स मोल पर लीटर में। तो हम अगर यहां देखें आपकी कंसंट्रेशन 1 मिनट पे कितनी है, तो हम इस ग्राफ को यहां जहां भी मैच कर रहा है उसको कंसंट्रेशन से मैच कर देंगे। अब ये कहे कि ये निकालो 4 पे कितनी थी, तो हम 4 वाले टाइम को भी कंसंट्रेशन के साथ मैचअप कर देंगे। तो ये जो आपका मान लो हम यहाँ टाइम कंसीडर कर रहे हैं, ये T1 टाइम है और ये क्या है T2, तो ये P1 हो जाएगी कंसंट्रेशन और ये क्या हो जाएगी P2। इस केस में देखो आपको क्या नजर आ रहा है कि P2 ग्रेटर देन P1, दैट मीन्स टाइम के साथ कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इस केस में अगर हमने एवरेज रेट निकालनी है तो यहाँ जो एवरेज रेट निकल जाएगी वो कैसे,
प्रोडक्ट है तो इंक्रीज हो रही है कंसंट्रेशन पॉजिटिव चार्ज, और फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल टाइम चेंज कितना कर रहा है। और जब भी एवरेज की बात करें तो इस एवरेज को कैसे राइट कर सकते हैं हम, डेल वर्ड से, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम। तो ये क्या हो जाएगी, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट। अब आपने इंस्टेंटेनियस रेट निकालनी है, तो सेम केस में कि आप यहां 3 मिनट्स पे निकालो, ये कहे आपको जो इंस्टेंट ऑफ टाइम दिया वो दे दिया आपको 3 मिनट्स, कि जब 3 मिनट हुई तो उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शंस क्या थी। तो आपने क्या करना है, इस 3 मिनट वाले को, टाइम को आप ग्राफ से मिला दो, ये जहां मैच कर रहा है उसको यहां से आपने टेंजेंट ड्रा कर देनी है। टेंजेंट कैसे ड्रा करेंगे, देखो इस पॉइंट से आपने टेंजेंट्स इस फॉर्म में ड्रा कर देने हैं। अब इस टेंजेंट्स को आप दोनों साइड कहीं तक एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये अपवर्ड पॉजिटिव ग्राफ है। इसी केस में जितना इधर एक्सटेंड करें आप इधर, कोई वेरी नहीं करेगी, आपने ये चीज फाइंड आउट कर लेनी है। देखो ये चीज आपकी एक राइट एंगल्स की तरह बन गया है। इस केस में ये आपका क्या हो गया अभी, थीटा, ये आपका मान लो O है, ये आपका A है, ये B है। तो ये कंसंट्रेशन तो आपको यहां से मिल जाएगी अगर यहां इसको एक्सटेंड करके देखोगे। ये कंसंट्रेशन तो आपकी OB मिल गई आपको, और अगर इसको हम एक्सटेंड करके देखें यहाँ, तो ये A आपको क्या मिल गया है, टाइम। तो इस केस में हम इंस्टेंटेनियस रेट भी लिख सकते हैं इसकी, और ये इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगी, देखो अगर आपने इंस्टेंटेनियस रेट लिखनी है इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट, तो इंस्टेंटेनियस रेट प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव साइन, और इंस्टेंटेनियस के लिए डी वर्ड यूज करते हैं। प्रोडक्ट है तो क्या लिखेंगे, P विद T, और ये किसके बराबर होगा, पॉजिटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट के पॉजिटिव स्लोप के बराबर होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव ग्राफ आपको दे रहा है। रिएक्टेंट के केस में कैसा होगा, नेगेटिव। तो हम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दोनों के केस में ग्राफिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। एवरेज मींस किसी 2 टाइम गैप पे 2 कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है। और अगर हमें कहे कि इंस्टेंटेनियस निकालो, तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो ये ध्यान रखना है, इंस्टेंटेनियस रेट हम ग्राफ पे टेंजेंट ड्रा करके राइट करते हैं, और एवरेज किससे निकाल सकते हैं हम, जो भी कंसंट्रेशन टेम्परेचर या आपको रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का दे रखा हो, तो डिफरेंस को कैलकुलेट करके इजीली हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज रेट या फिर इंस्टेंटेनियस रेट। अगर प्रैक्टिकली हम देखें, देखो तो लैब में जैसे हम किसी रिएक्टेंट को डाल के रिएक्शंस को स्टार्ट करवाते हैं, उसमें हम 1 ml 2 ml टेम्परेचर्स को, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए एब्स्ट्रैक्ट आउट करेंगे, फ्रीज करके कंसंट्रेशन चेक कर लेंगे, फिर 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद या 1-1 मिनट में हम उस सॉल्यूशन में से कुछ सॉल्यूशंस को निकाल के उसकी कंसंट्रेशन चेक करते रहते हैं और रेट फाइंड आउट कर लेते हैं ना। तो ऐसे तो हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं, थ्योरेटिकली हमने सीख लिया है। अब देखो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल और सोल्व करके देखते हैं ना, हमसे न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाएगा इसके ऊपर। ग्राफ शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ना, साथ के साथ अपने नोट्स बनाने हैं और उस ग्राफ को एक्सप्लेनेशन आपको आनी चाहिए। एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके देखते हैं इसके ऊपर। देखो हमसे कह दे कि फाइंड आउट रेट ऑफ रिएक्शन इफ, आपको यहां दे दे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, यहां आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस दे दिया है रिएक्टेंट के केस में कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, लेट आपको दे दिया, चल हम यही ले लेते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइडेज
3 इंटू 10 दी पावर -5 मोल पर लीटर, है ना। आपको ये इस केस में रेट ऑफ डिसअपियरेंस दे दिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, और रेट है तो मोल पर लीटर पर सेकंड के अंदर। आपको रिएक्शन प्रोवाइड देखो इस फॉर्म में भी मिल सकती है। अगर आपको बैलेंस नहीं मिलती है तो हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस करेंगे। अब इस केस में हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। आपसे ये भी कह सकता है कि देखो रेट ऑफ रिएक्शन निकालो। सेकंड वन हमसे ये भी कह सकता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन निकालो। आपसे ये भी कह सकता है कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर फाइंड आउट करो। तो ये सारे टर्म्स हमसे पूछे जा सकते हैं। अब लिखेंगे कैसे, देखो इसी रिएक्शंस को हम रेट ऑफ रिएक्शंस की टर्म में लिखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शंस किसके बराबर होगी, अगर इसने हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड दे रखा है तो इसी की टर्म में लिख लेते हैं डिक्रीज किसमें, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कितनी डिसअपियर हो रही है विद टाइम। अब रेट को कैसे लिखते हैं हम, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो टाइम से तो टाइम क्या हो जाएगा, कैंसिल। अगर गिवन नहीं है, गिवन है तो हमने मेंशन करना है। अब रेट ऑफ डिसअपियरेंस आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड के केस में दे रखा है और हमने क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो इस केस में रेट ऑफ डिसअपियरेंस दे रखा है, तो हमने पढ़ा था वो किसके बराबर होता है, रेट ऑफ रिएक्शंस। तो इस केस में ये वैल्यू आपकी गिवन है 3 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो एक आंसर तो आपको यहीं से मिल गया। सेकंड वन हमने निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन कैसे निकालेंगे, देखो उससे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ कंसंट्रेशन निकालेंगे। सबकी अगर निकालनी है हमने तो रेट ऑफ रिएक्शन आपको मिल गई है, रेट ऑफ रिएक्शंस किसके बराबर है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड विद टाइम। यहाँ कोफिशिएंट है उसको 1/, में इक्वल टू क्या होगा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर विद टाइम। और यही किसके बराबर है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन विद टाइम। तो आपने रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, आपको रेट ऑफ रिएक्शन मिल गई है। तो पहले तो आपने ये टर्म फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन से अभी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार आपने इसको पुट कर देना है इसके इक्वल, सेकंड टाइम में इसके इक्वल पुट अप कर देंगे तो अपने पास क्या डाटा आ जाएंगे, देखो रेट ऑफ रिएक्शन मिल गई आपको 3 × 10⁻⁵ -5 है। ये किसके बराबर होगी, देखो हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन की निकालनी है तो ऑक्सीजन के बराबर पुट कर दो, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन विद टाइम। तो ये तो टाइम के साथ है, तो यहां आपकी क्या हो जाएगी, रेट ऑफ फॉर्मेशन है जो आपकी, ये किसके बराबर आ जाएगी, सिंपल, यानी कंसंट्रेशन ऑफ जो आपकी ऑक्सीजन की है किस रेट से बन रही है, ये 3 × 10⁵ मोल पर लीटर पर सेकंड से। लेकिन अगर आपसे पूछ ली कंसंट्रेशन ऑफ वाटर निकालो तो आपने ये दोनों इक्वल पुट करने हैं और यहाँ सिर्फ ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये हो गया 3 × 10⁻, अगर सी पोर्शन को सोल्व करें हम किसके बराबर है, ये 1/2 कंसंट्रेशन ऑफ वाटर और कितना टाइम आपका वेरी कर रहा है। तो ये तो पर यूनिट टाइम है, टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 2 किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई, यानी कंसंट्रेशन ऑफ वाटर किसके बराबर आ जाएगी, 2 × 3 × 10⁻⁵, यानी 6 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर। देखो टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा आपका, ये जो यूनिट थी वो किस में थी, मोल पर लीटर पर सेकंड में, तो ये जाके मल्टीपल में जाएगा, टाइम से टाइम कैंसिल। तो आपकी यूनिट कंसंट्रेशन कितनी आ गई आपकी, 6 × 10⁻⁵ मोल
पर लीटर। तो इस तरह से हम इजीली क्या कर सकते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व आउट कर सकते हैं। आई होप्स आपको देखो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हम सिंपली एक और भी लेके देखें, अगर देखो आपको क्वेश्चन ये मिल जाए, इफ रेट ऑफ रिएक्शन इज, आपको मिल जाए 1.5 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, देन फाइंड आउट कंसंट्रेशन ऑफ, आपको लेट रिएक्शंस ये दे दिए, जो रिएक्शंस आपको मिले उसमें आपको लेट ये दे दिया अमोनियम नाइट्रेट, और अमोनियम नाइट्रेट डिकम्पोज होके बना रहा है नाइट्रोजन एंड 2 मोल ऑफ वाटर। अब आपसे कहे कि फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रोजन एंड वाटर। अब तीनों की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो पहले इस इक्वेशन को देखो, बैलेंस है तो अच्छी बात है, हम रेट ऑफ रिएक्शंस की एक्सप्रेशन में राइट करेंगे। तो अपने पास रेट ऑफ रिएक्शंस के लिए क्या था, रेट ऑफ रिएक्शंस अगर राइट करनी है तो ये रिएक्टेंट है नेगेटिव साइन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट विद टाइम। अब प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव साइन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 विद टाइम। अब ये देखो यूनिटरी में ध्यान रखना है, पॉजिटिव प्रोडक्ट के लिए 2 है तो 1/2 कंसंट्रेशन ऑफ वाटर विद टाइम। अब आपको रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है तो कंसंट्रेशन इसकी भी निकाल सकते हैं, इसकी भी निकाल सकते हैं और इसकी, क्योंकि ये तीनों फैक्टर क्या है, इक्वल यूनिटरी फैक्टर में राइट कर लिए। अब रेट ऑफ रिएक्शन आपको गिवन है, लेट 1.5 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब आपने ये निकालनी है तो इसी की इक्वल पुट कर लेते हैं, कंसंट्रेशन अमोनियम नाइट्राइट विद टाइम। तो टाइम से तो टाइम कैंसिल हो गया है, तो आपकी जो कंसंट्रेशन आ गई है, फर्स्ट वन आपका सोल्व हो गया है कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। ये भी देखो दोनों इक्वल है, टाइम से टाइम कैंसिल, तो यही क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। अब थर्ड वन फैक्टर देखते हैं जो हमने कैलकुलेट करना है। ये अपनी रेट है, किसके बराबर है, 1.5 सॉरी जितना दे रखा है 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, किसके बराबर है, 1/2 कंसंट्रेशन ऑफ वाटर अपॉन टाइम है, टाइम से टाइम कैंसिल। अब हमने निकालनी है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर क्या हो जाएगी, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.5 10⁻³ इंटू 2, पीछे क्या बच गया आपका मोल पर लीटर, तो ये आपकी आ जाएगी 3 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर्स। तो आप इजीली इस तरह से क्या निकाल सकते हो, किसी की रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन या रेट ऑफ डिसअपियर्स या फॉर्मेशन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।